अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। सबसे पहले शामिल करिए न्यू हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट व्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023 कानून बन गया। नए कानून के तहत आर्टिकल 194(3) के तहत नजरसानी दरखास्त का दायरा कार अपील जैसा होगा। समात अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समात गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पनामा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया और नाअहली को ताहयात करार दिया। मुल्क आइन के तहत चलता है, कोई फर्द मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकता। हुकूमत चाहती है पार्लिमान और अदलिया मजबूत हो। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर। मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट कारोबार दोस्त होगा। बजट पर तमाम शराकतदारों की तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार की बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वक्त से गुफ्तगू। सनद याफ्ता झूठा 9 मई के सानहे पर अवामी रद्द अमल पर मजलूम बनने का नया झूठ घड़ रहा है। खवातीन से बदसलूकी का इल्जाम बड़ा संगीन है, जिसे हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पीटीआई का ब्लैकमेलिंग और बेहिस्सी का दौर नहीं। इमरान खान प्रोपेगेंडा के बजाय सबूत दे वरना जबान बंद करे। ओवरसीज पाकिस्तानियों और दुनिया को गुमराह करने का ये ओछा हथकंडा भी साइफर और दीगर ड्रामों की तरह फ्लॉप होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। पीटीआई ओवरसीज सोशल मीडिया के लोग मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोई भी मुहिब्बे वतन इसकी हिमायत नहीं कर सकता। कौमी इमलाक और फौजी तंसीबात की तोड़ फोड़ दहशत गर्दी है। इनकलाब की बातें करने वाले 2 दिन भी जेल बर्दाश्त न कर सके। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। शरपसंदों के हाथों जलाए जाने वाले जिना हाउस में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की आमद का सिलसिला जारी। सोची समझी साजिश के तहत जलाओ घेराव कराया गया। पाक फौज हमारा फख्र है। मुल्क की सालमियत के मुहाफिज हर जवान पर नाज है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कोट लखपत जेल का दौरा। कैदी खवातीन से मुलाकात, सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। जेल में खवातीन से बदसलूकी की बातें बेबुनियाद और मन घड़त हैं। खदीजा शाह से भी मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तहरीक इंसाफ के कई साबिक अरकान असेंबली ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। कराची से साबिक रुकन कौमी असेंबली असलम खान, पसरूर से साबिक सूबाई वजीर तनवीर सलाम, फैसलाबाद से साबिक अरकान पंजाब असेंबली चौधरी अली अख्तर, शकील शाहिद और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के साबिक रुकन इरशाद खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। पीटीआई के जिले रहनुमाओं हाफिज एहतशाम जावेद, राना इसरार अहमद और राना जाहिद महमूद ने भी राहें जुदा कर लीं। सियासी रहनुमाओं के दरमियान राबते। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान मुलाकात में मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका के हाथों में कौमी परचम उठाए पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के हक में नारे। अस्करी तंसीबात पर हमलों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। भारतीय फौज जाली एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तरक्की, तमगों और अच्छी रिपोर्ट के लिए जारी ऑपरेशन और मुकाबले मामूल बन गए। मोदी सरकार की खुशामद के लिए अपने ही हथियार बरामद करके मलबा हुर्रियत पसंदों पर डाला जा रहा है। आलमी मीडिया जाली मुकाबलों और मावराए अदालत कत्ल पर आवाज बुलंद करता रहा है।
तहरीक आज़ादी को दबाने के मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे की दरख्वास्त पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए नोटिस जारी। शुपैया में खवातीन की बेहुरमती और कत्ल के सानहे को 14 बरस बीत गए। मुतासिरा खानदान ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर। काबिज फौज की मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ अफराद गिरफ्तार। भारतीय रियासत मणिपुर में कशीदा सूरत हाल, सिक्योरिटी फोर्सेस और अलहदगी पसंदों के दरमियान शदीद झड़पें। फसादात में अब तक 80 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी। हंगामों की वजह से 40,000 से ज्यादा अफराद बेघर। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर इलाकों पर बड़ा हमला। अस्करी तंसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज के बाद रूस का ये सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला है। रूस ने यूरोप में रिवायती मुसल्लह फोर्सेस से मुतालिक समझौता मंसूख कर दिया। इजराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाही इलाकों पर फजाई हमला। इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। बमबारी का निशाना बनने वाले मकामात में एयर डिफेंस बटालियन भी शामिल। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों को नाकाम बना दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और मशरकी सिंध में बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की तवक्को। बाज़ मकामात पर जालाबारी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। और 34वीं नेशनल गेम्स टेनिस इवेंट वापडा के नाम। मेन सिंगल्स में अकील खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन में सारा महबूब फातेह। स्क्वाश में आर्मी की आमना फयाज और वापडा के नासिर इकबाल के तिलाई तमगे। मेडल टेबल पर आर्मी की हुक्मरानी बरकरार। वापडा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर। इवेंट की इख्तितामी तकरीब कल कोयटा में होगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। बस कर जाओ, खामोश हो जाओ। इन लड़ाई झगड़ों से घर खराब होते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। पता है घर कैसे बनते हैं? मरना पड़ता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, जनाजे उठते हैं, तब जाके घर बनते हैं। गिनने लगो 1947, 1965 की जंग, 1971 की दहशतगर्दी की जंग। गिनने लगो तो पता है कितने मिट गए हैं और आज इसी मिट्टी में, इसी मिट्टी के लिए दफन है। गिनने लगो तो एक पूरी कौम है। ऐसे बनते हैं घर। दादी, मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। सबने अल्लाह के पास जाना है, लेकिन जो लोग हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं वो शहीद होते हैं। दादी, अपनी जान देना तो वाकई बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए एहतराम करो उनका जिन्होंने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की। एहतराम करो अपना, एक दूसरे का, सबका। आओ मेरे पास। आप बताओ, आपस में कभी लड़ोगे तो नहीं? नहीं दादी। कभी बेहुरमती करोगे अपने घर के वक़ार की? Never again. आपस में नफरत फैलाने की कोई भी वजह ठीक नहीं हो सकती। घर वालों का तभी एहतराम होगा
जब घर का एहतराम होगा। दादी ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट 2023 कानून बन गया। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत नजरसानी दरख्वास्त का दायरा कार अपील जैसा होगा। नजरसानी दरख्वास्त की समाअत अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच करेगा। ये बात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल की सरबराही में पंजाब इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच को बताई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किया कि आर्टिकल 184(3) के दायरा कार की किसी हद तक जायजे की जरूरत है। अदालत के फैसले भी इसी हवाले से कुछ रास्ते तजवीज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक मामले में अदालत ने अहम निकात उठाए हैं। अदालत किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर रही, हम सिर्फ अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेमोगेट कमीशन, एबटाबाद कमीशन और सलीम शहजाद कमीशन के नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की मंजूरी या इजाज़त से तश्कील पाए। अब ये रिवायत क्यों तोड़ी गई? चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम आईनी इदारों को एहतराम दिया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल पुल का किरदार अदा करें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुतालिक हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म दिया। अदालत ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मुआवने खुसूसी इरफान कादर ने कहा है कि पनामा केस में आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी हटाया और नाअहली को ताहयात करार दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क आइन के तहत चलता है, कोई फर्द मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकता। तफसील बता रहे हैं वकार हैदर। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी इरफान कादिर कहते हैं, सब इदारे आइन के ताबे हैं, हर इदारे की हदूद आइन में दर्ज हैं, कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, इदारों में काम करने वाले अगर आइन का एहतराम करते हैं तो उनकी इज्जत भी होनी चाहिए। हमें आइन को फौकियत देनी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है और उसमें किस तरह से बेंचेस बनाए जाते हैं और किस तरह से चीफ जस्टिस जो हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम सारे मुल्क की सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे और मुल्क के मुख्तलिफ इदारों को, ख़ास तौर पे हुकूमत को, वो सबजुगेट करने की कोशिश करते रहे या हुकूमती मामलात को, एग्जीक्यूटिव को रेगुलेट करने की कोशिश करते रहे या सियासत को वो अपनी डगर पे चलाने की कोशिश करते रहे। मुआवने ख़ुसूसी इरफान कादिर कहते हैं, पानामा केस में आइन व कानून की खिलाफ वर्जी की गई। ये फैसला सरासर खिलाफ आइन था। जब उनके खिलाफ पनामा में फैसला हो गया और वो नाअहल हो गए तो सवाल ये पैदा हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसकी मुद्दत कितनी होगी। तो इस बेंच ने, जिसमें कि ये जज साहिबान शामिल थे, मियाँ साकिब, ये मौजूदा जो है बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब, इन्होंने कह दिया कि ये जो डिसक्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आइन पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। मियाँ नवाज शरीफ का फैसला गलत था ताहयात नाअहली का, और जहांगीर तरीन का भी गलत था ताहयात नाअहली का। इरफान कादिर ने कहा, किसी को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक फैसला आइन के मुताबिक नहीं था, इसलिए 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए। उन्होंने कहा, अदलिया में भी तकसीम नजर आ रही है। इरफान कादिर कहते हैं, हुकूमत चाहती है पार्लियामान और अदलिया मजबूत हों। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि इस्लामी मालियाती निज़ाम माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लामी मालियाती निज़ाम को भी पजीराई हासिल हो रही है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स के मौजू पर पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि आलमी इस्लामी मालियात की असासों में सालाना 17% इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में इस्लामी मालियात के फ़रोग़ के लिए कोशां है। इस इक़दाम से ग़ुरबत के खात्मे और फाइनेंशियल सेंटर की तरक्की में मदद मिलेगी। इस्लामिक फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर्स of the global financial system, that it has the potential to address the challenges of ending the extreme poverty and
boosting the shared prosperity. वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 2021 में आलमी इस्लामी मालियात के बैनुल-अक़वामी असास से $4 ट्रिलियन थे, जो 2026 तक $5.9 ट्रिलियन हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जनूबी एशिया के 10 बड़े इस्लामी बैंकों में से 2 पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस्लामी मालियात का हुजम $42 अरब, जबकि इस्लामी बैंकारी के असासों का हुजम $7,200 अरब है। Pakistan has a strategic plan in place to develop Islamic finance. This subject is very close to my heart. Almost 21% of the banking sector has already been converted into Islamic banking due to those efforts, and obviously they continue to be undertaken. We have also developed a national financial inclusion strategy that encompasses many of the areas required to develop Islamic finance. वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पाकिस्तान में 6 मुकम्मल इस्लामी बैंक काम कर रहे हैं, जबकि 16 रवायती बैंकों में भी इस्लामी शाखें कायम हैं। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन इस्लाहात कमीशन अशफाक तोला ने कहा कि इस्लामिक कैपिटल मार्केट के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुख्तसर मुद्दत में अहम फिशरफ्त हुई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि इस्लामी मालियाती निज़ाम मुल्क की तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी मालियाती निज़ाम की तरक्की में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आकिफ सईद ने कहा कि इस्लामी मालियाती सिस्टम को न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पज़ीराई मिल रही है। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कारोबार दोस्त होगा। उन्होंने कहा कि बजट पर तमाम शराकतदारों से तजावीज़ हासिल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि सनद याफ्ता झूठा 9 मई के सानहे पर अवामी रद्द-ए-अमल पर मजलूम बनने का नया झूठ घर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ख़वातीन से बदसलूकी का इल्ज़ाम बड़ा संगीन है, जिसे हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये PTI का ब्लैकमेलिंग और बेहिसी का दौर नहीं। इमरान खान प्रोपेगेंडे की बजाय सबूत दे, वरना अपनी ज़बान बंद करे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान ने कभी कहा कि मर्द रोबोट नहीं होते और कभी लिबास की वजह से ख़वातीन और कमसिन बच्चियों पर हमलों की वकालत की। ये वही शख्स है जिसने इंसाफ की मुतलाशी तैयबा गुल को अगवा किया, वज़ीर आज़म हाउस में अब से बेजा में रखा और इसके दिए सबूत पर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और दुनिया को गुमराह करने का ये ओछा हथकंडा भी साइफर और दीगर ड्रामों की तरह फ्लॉप हो गया। उन्होंने कहा कि ठोस सबूत के बगैर संगीन इल्ज़ाम सिर्फ मीडिया प्रीडेटर ही लगा सकता है, जो हर रोज़ झूठ बोलता और जाली वीडियोज़ और फोटोज़ जारी करता पकड़ा जाता है। एक और ट्वीट में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने अपने कारकुनों की झूठ से जहनसाजी करके इन्हें मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी, शुहदा और गाजियों की बेहुरमती सिखाई। वो अपने घिनौने नाकाबिल माफ़ी जराइम पर उन वालिदैन से माफ़ी मांगे जिनके बच्चों को गुमराह करके आजमाइश में डाला। इमरान खान की ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अल्लाह ताला अपने बंदों के हुकूक की खिलाफ वर्जी माफ़ नहीं फरमाता। इमरान खान उन शुहदा और गाजियों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे जिनके दिल इन्होंने ज़ख्मी किए हैं। उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो अपनी मजरूह अनाह की तस्कीन के लिए आराम से 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करें। इमरान खान की जानिब से अपने ट्वीट में PTI के कराची से सिंध असेंबली के रुकन मलिक शहजाद अवान के काफिले को आग लगाने की तस्वीर शेयर करने पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि यह तस्वीर 1 साल पुरानी नौशहरा में वाक़े ऑयल डिपो में लगने वाली आग की है। शरपसंदों के हाथों जलाए जाने वाले जिना हाउस लाहौर में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। सीनियर सियासतदान फिरदौस आशिक़ावान ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से कायदे आज़म की इस तारीखी यादगार को जलाए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सियासी इख्तलाफात को ज़ाती इख्तलाफात में तब्दील करके नौजवानों के जहनों का गलत इस्तेमाल किया। ये जो टाइगर फोर्स का क़याम था, उसके पास पर्दा भी यही सारा माइंडसेट था। उस फोर्स को इस दिन के लिए तैयार किया जा रहा था। कबायली उमूर के सूबाई वजीर ज़िया लांगू ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जंग में भी मजहबी अकीदत के मकामात के तकद्दुस का ख्याल रखा जाता है, मगर 9 मई के शरपसंदों ने जिना हाउस की मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे शरपसंदों की जहनी तरजीहात का अंदाजा होता है।
سینیٹر دنیش کمار نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پاکستان کی پوری اقلیتی برادری نے بھرپور مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بھارت میں خوشیاں منائی گئیں، مگر 25 مئی کو افواج نے یوم تکریم شہداء منا کر ثابت کر دیا کہ پوری قوم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے. بشپ آف لاہور ندیم کامران نے جناح ہاؤس کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک کی اقلیتیں پاکستان اور مسلح افواج کے ساتھ ہیں. ہم ماضی میں بھی اپنے اداروں کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں، اور خداوند کے فضل و کرم سے رہتی دنیا تک ہم اپنے اداروں کے ساتھ رہیں گے. سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالغفور کے ہمراہ وفد نے بھی جناح ہاؤس کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی گھناؤنی سازش کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. جنہوں نے پاکستان کی روح پہ، پاکستان کے دل پہ یہ خنجر چلایا ہے، اب وہ صرف پاکستانی فوج کے نہیں، وہ پاکستانی قوم کے دشمن ہیں. ہلال احمر پاکستان کے زیر اہتمام ریڈ کریسنٹ کے عالمی دن کی مناسبت سے لاہور میں میگا یوتھ اجتماع اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. ہلال احمر کے رضاکاروں، تعلیمی ادارے کے طالب علموں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے واک میں حصہ لیا. آگاہی واک ایوب سپورٹس کمپلیکس سے لے کر جناح ہاؤس تک منعقد ہوئی. اس موقع پر چیئرمین ہلال احمر پاکستان شاہد احمد لغاری نے کہا کہ شہداء کی بے توقیری اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانا ناقابل معافی جرم ہے. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور قیدی خواتین سے ملاقات کی. انہوں نے قیدی خواتین سے دی جانے والی سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود نے جیل میں خواتین سے بدسلوکی سے متعلق الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمام امور کا جائزہ لیا ہے. پی ٹی آئی رہنما خدیجہ شاہ سے بھی ملاقات ہوئی اور وہ بالکل تندرست ہیں. ایک ایک کر کے ہم نے ہر ایک سے بات کی ہے اور اس میں جتنے بھی نام ہیں اس میں 9 جو ہے اس ادائیگی پریڈ پہ بند ہے اور 1 ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. ہم نے جن سے سب سے ملاقات کی ہے ان سب سے یہ تک پوچھا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں. اس قسم کا کوئی یہ صرف ریومرز ہیں جو پھیلائی گئی ہیں. دیکھیں میں آپ کو باری باری سب ان کے بارے میں بتاتے ہیں. ایون ان کو یہ فیسلٹی بھی میسر ہے اگر گھر سے یہ کچھ چیز بلوانا چاہتی ہیں. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں عسکری ٹاور حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کی سماعت ہوئی. عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تفتیشی افسر نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا. انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل نے کیس پر سماعت کی. اور ناظرین، تحریک انصاف کے کئی سابق ارکان اسمبلی نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا. کراچی سے سابق رکن قومی اسمبلی اسلم خان نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. تمام ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. فیصل آباد سے سابق ارکان پنجاب اسمبلی چودھری علی اختر اور شکیل شاہد نے تحریک انصاف چھوڑ دی. پی ٹی آئی کے ضلعی رہنماؤں حافظ احتشام جاوید، رانا اسرار احمد اور رانا زاہد محمود نے راہیں جدا کر لیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اداروں کو کمزور کرنا ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے. ایسے عناصر کی بے خونی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہم ان کے مقروض ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق رکن ارشاد خان نے بھی پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بار بار یو ٹرن لیا. امریکہ پر الزام لگانے والا اب اسی سے مدد مانگ رہا ہے. پسرور سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تنویر الاسلام نے بھی پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. 9 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے. مزید کئی رہنماؤں نے عمران خان سے راہیں جدا کر لیں. تفصیل جانیں گے رضوان عارف کی رپورٹ میں. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق سینٹ میں مذمتی قرارداد جمع کروا چکے ہیں. ہم پاک فوج سے ہیں اور افواج پاکستان ہم سے ہے. انہوں نے کہا کہ تشدد اور لا قانونیت کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے. 9 مئی کو یہ انسیڈنس ہوا ہے، اس ساری چیز کو ہم نے کنڈیم کیا ہے اور کسی پارٹی نے کسی نے ریزولوشن جمع نہیں کرایا تھا اس وقت جس وقت ہم لوگوں نے جمع کرایا ہے. ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ افسوس ہے جو ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. جناح ہاؤس کو جلایا گیا، پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. جو کچھ ہوا
वो बहुत बुरा हुआ। 9 मई को पाकिस्तान के जो यादगार, जो शुहदा के अमलाक को जो नुकसान पहुंचाए हैं, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। लोगों की प्राइवेट इमलाक और जिस तरह से फौज की तनसीबात, उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, अपनी मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानी जो होता है वो उसकी मजम्मत ही करेगा और वो अपने अफवाज पाकिस्तान की, नौजवानों की और ऑफिसर सब की सपोर्ट करता है, क्योंकि ये हमारी फौज है। 9 मई का जो सियाह दिन है वो तारीख का एक बदनुमा दिन है। सबसे पहले ये मुल्क होना चाहिए। जो भी मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे यही एक इदारा है कि अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ और अपने मुल्क के आवाम के मुहाफ़िज़ बनते हैं। पहले भी इस चीज़ की मजम्मत कर चुका हूँ और अभी जो सेनेटर फैसल ने हमारी जॉइंट स्टेटमेंट दी है उसकी मैं तायद करता हूँ और एक दफ़ा फिर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने 9 मई के वाक़यात की आज़ाद तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान के दिल पर हमला है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, मुल्क और फौज से मोहब्बत करते हैं। तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग पंजाब की सीनियर नायब सदर कनीज़ फातमा ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद करते हुए तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती इदारों पर हमले करना और पुरतशद्दुद वाक़यात का इर्तिकाब किसी सियासी जमात को ज़ेब नहीं देता। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर की आईनी दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफान और जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज राना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने विफाक के नुमाइंदे एडिशनल अटॉर्नी जनरल हाफिज रऊफ अता और डिप्टी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद नसीम कासी की जानिब से जवाब दाखिल करने की इस्तदा की। केस की आइंदा समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने लाहौर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा के लहाए अमल पर भी मुशावरत की। इस मौके पर अलीम खान ने जहांगीर तरीन के एजाज में जोहराना भी दिया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। दिफाई इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों की कोई हिमायत नहीं करेगा। तफसील बता रहे हैं सादिक बलोच। यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई के 4 साला दौर में तरक्याती बजट सुकड़ने के साथ महंगाई में इजाफा हुआ। एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की याफ्ता कौमों का मुकाबला करने और आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को जदीद खतूत के मुताबिक ढालना होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग तेजी से बढ़ रही है, जिससे नौजवानों के लिए मौके पैदा हो रहे हैं। वफाकी वजीर ने ITU में तलबा और तालिबात के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश भी देखी। एहसन इकबाल ने कहा कि इनकलाब की बातें करने वाले 2 दिन की जेल भी बर्दाश्त नहीं कर सके। PTI के अंदर भी बहुत से लोग उस सियासत के हमनवा नहीं हैं कि जो इस वक्त PTI की लीडरशिप और PTI का सोशल मीडिया चला रहा है। PTI को पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान के कौमी इदारों को तबाह करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, इसीलिए मंसूबे के खिलाफ साजिशें भी हुई, जिनका मुकाबला करने के लिए हर सतह पर इकदाम किए गए हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि हमें बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए साजगार माहौल फराहम करना होगा। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि तब्दीली के नाम पर इदारों पर हमला आवरों के अज़ाइम पूरी कौम पर आया हो गए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुबैना ऑडियो से तमाम साजिश बेनकाब हो गई। तफसील बताएंगे अमजद अली खान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मऊन खुसूसी बराए दाखिला व कानूनी उमूर अता तारड़ ने कहा कि हमने हमेशा सब्र से काम लिया और जमहूरियत की पासदारी करते हुए नजरिए के तहत चलते रहे। उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपका 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस हो और उसमें गिरफ्तारी के रद्द अमल में जिना हाउस को जला दिया जाए, आपकी रेडियो पाकिस्तान को पेशावर में आग लगा दी जाए, शोहदा की मुजस्मों की बेहुरमती की जाए। ये मुमकिन नहीं है। अब टाइम आ गया है कि अब अपने मुल्क के लिए खड़े होने का वक्त है।
اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے، اور جنہوں نے اس ملک کا ٹائم ضائع کیا اور یہ جو 9 مئی کیا، اب مقابلہ ہے 9 مئی کا اور 28 مئی کا، اور 28 مئی انشاءاللہ جیت کے رہے گا۔ اس سے پہلے عطا تارڑ نے خیبر پختونخوا ٹیلنٹ ہنٹ ہاکی لیگ کی تقریب کے موقع پر کہا کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ کیپٹن کرنل شیرخان شہید کی بہادری کا دشمن بھی متعارف ہے۔ شرپسندوں نے شہید کیپٹن کرنل شیرخان کے مجسمے کی بھی بے حرمتی کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو سیاست میں استعمال کی بجائے ان کا حق دیا جائے۔ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ نوجوان نسل کو گمراہ نہ کیا جائے۔ جو حکومت کے وسائل ہوتے ہیں اس پہ سب سے زیادہ حق نوجوانوں کا ہے، اور یہ ہماری حکومت نے میاں نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز شریف وزیر اعظم نے یہ جو یوتھ پروگرام کو ترجیح دی ہے، اسی وجہ سے دی ہے۔ اس طرح کی ٹیلنٹ ایونٹ ہونے چاہیے لڑکیوں کے لیے، کیونکہ اس طرح پروگرام، اس طرح ایونٹ کی وجہ سے زیادہ تر نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ وہ نکلے گا۔ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مواقع کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل آگے جا کر ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ بس کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ان لڑائی جھگڑوں سے گھر خراب ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے گھر کیسے بنتے ہیں؟ مرنا پڑتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، تب جا کے گھر بنتے ہیں۔ گننے لگو 1947، 1965 کی جنگ، 1971 کی دہشت گردی کی جنگ، گننے لگو تو پتہ ہے کتنے مٹ گئے ہیں، اور آج اسی مٹی میں، اسی مٹی کے لیے دفن ہے۔ گننے لگو تو ایک پوری قوم ہے۔ ایسے بنتے ہیں گھر۔ دادی مجھے تو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن جو لوگ ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ دادی اپنی جان دینا تو واقعی بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے احترام کرو ان کا جنہوں نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی۔ احترام کرو اپنا، ایک دوسرے کا، سب کا۔ آؤ میرے پاس، آپ بتاؤ آپس میں کبھی لڑو گے تو نہیں؟ نہیں دادی۔ کبھی بے حرمتی کرو گے اپنے گھر کے وقار کی؟ Never again۔ آپس میں نفرت پھیلانے کی کوئی بھی وجہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ گھر والوں کا تبھی احترام ہوگا جب گھر کا احترام ہوگا۔ ٹھیک ہے دادی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے مراد سعید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی طرح غاروں سے چھپ کر نہیں، سیاستدانوں کی طرح سامنے آ کر بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ روپوش ہونے والے اپنے لیڈر کی طرح چارپائی کے نیچے نہ چھپیں، دلیری دکھائیں۔ عوام ان حرکتوں کی وجہ سے انہیں دہشت گرد کہہ رہی ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ بتایا جائے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو واپس لا کر کیوں آباد کیا گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاک فوج کے شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور یادگار شہداء کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ کراچی میں یوم تقریم شہداء کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سہیل جمالی۔
یوم تکریم شہداء کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، ڈی جی رینجرز اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء ملک و ملت کا اثاثہ ہیں۔ 9 مئی کے واقعات ملک دشمنوں کی سازش تھی جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یہ ملک کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ ملک کے دشمن تھے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا حال وہی ہوگا جو ملک کے دشمنوں کا ہوگا۔ کراچی میں بھی، پورے سندھ میں، یہاں بھی ان کے بڑے عزائم تھے، لیکن ہماری بہادر پولیس، ہماری بہادر رینجرز، انہوں نے مل کے ان کے سارے عزائم ناکام کیے اور پورے پاکستان میں ناکام کیے ہیں۔ صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، سعید غنی اور ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، انہیں قانون کے مطابق سزا ملنا چاہیے۔ تقریب میں شہداء کے اہل خانہ، سابق کرکٹر شاہد آفریدی، اداکار بہرو سبزواری، بشرا انصاری اور صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوم تکریم شہداء کی تقریب میں پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے شہداء کے اہل خانہ کے انٹرویوز پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ اس موقع پر گلوکار ساحر علی بگا کے ملی نغموں نے سما باندھ دیا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے سندھ کے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالی گئیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ پاک فوج کی حمایت میں یوم تکریم اور 28 مئی 1998 کے دن ملک کو ایٹمی صلاحیت بنانے کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی میں سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں ملک و قوم کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کر کے ملک دشمنی کا ثبوت دیا گیا ہے۔ سکھر میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے عوام کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ اس گھناؤنی کارروائیوں میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج ہماری شان ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے پاک فوج کی حمایت میں گلوبل چوک سے نیشنل پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عمرکوٹ میں یوم تکریم کے حوالے سے کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ میچ کا اہتمام پاک فوج اور ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کیا گیا۔ ٹورنامنٹ سول سوسائٹی 11 نے جیت لیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی چھور کینٹ کے کرنل کامران نے جیتنے والی ٹیم کو انعامات دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے شہداء ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام کا باعث ہیں، جن کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے ہی ہماری سرحدیں محفوظ ہیں اور ہم سکھ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بلوچستان میں پیغام پاکستان کی مناسبت سے مختلف تقریبات جاری ہیں۔ بلوچستان کے عوام پاکستان سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے تقاریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ضلع عوران، کیچ اور بولان سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں والی بال کے 9، ہینڈ بال کے 13، بیڈمنٹن کے 8، ہاکی کے 10، بیس بال اور باکسنگ کے 12 مقابلے منعقد کیے گئے۔ اس کے علاوہ ضلع پنجگو، چاغی، نوشکی، کیچ، کوہلو اور سبی میں 50 سے زیادہ کرکٹ میچز کا انعقاد کیا گیا۔ بارکھان، پشین، لسپیلا، ہب، نوشکی، ڈیرہ بگٹی اور استا محمد میں نعت خوانی اور تقریری مقابلے بھی ہوئے۔ شیخو پورہ اور ملحقہ علاقوں فاروق آباد، نارنگ منڈی میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ شیخو پورہ سے نکالی جانے والی ریلی کی قیادت سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود، فاروق آباد سے رکن قومی اسمبلی سردار عرفان ڈوگر، سابق رکن پنجاب اسمبلی سجاد حیدر، نارنگ منڈی سے سابق چیئرمین ضلع کونسل رانا عتیق انور اور سابق ایم پی اے محمد حسان ریاض نے ریلی کی قیادت کی۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج ملکی سالمیت اور دفاع کی علامت ہے، شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سکھ رہنما اور گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب کے گرنتھی گیانی دیا سنگھ نے کہا ہے کہ پاک فوج ملکی سرحدوں کی محافظ ہے، پاک فوج کو کمزور کرنے کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں گیانی دیا سنگھ نے کہا کہ پاکستانی قوم کا بچہ بچہ اپنی فوج سے محبت کرتا ہے۔ سکھ برادری بھی ہر حال میں اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے اور دفاع وطن کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گی۔
नई दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील करने के भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की दरखास्त पर यासीन मलिक को नोटिस जारी कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद यासीन मलिक को 9 अगस्त 2023 को पेश होने का हुक्म दिया है। वो इस वक्त नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में नजरबंद हैं। आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि बीजेपी की हिंदुत्व हुकूमत 2024 के आइंदा इंतखाबात के लिए अपनी खोई हुई मकबूलियत को बहाल करने के लिए मोहम्मद यासीन मलिक को फांसी देने की साजिश कर रही है। उन्होंने इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारों से अपील की है कि वो भारत को कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की क़यादत करने पर कश्मीरी रहनुमाओं को सज़ा देने के लिए अपनी अदालतों को इस्तेमाल करने से रोकें। KMS की तरफ से शुपैया में 2 कश्मीरी ख़वातीन नीलूफर और आसिया की इस्मत दरी और कत्ल के सान्हे को 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 दहाई से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ नहीं मिल सका। 29 और 30 मई 2009 की दरमियानी शब को आसिया और नीलूफर को शुपैया में फौजी एहलकारों ने अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था। भारतीय फौजियों ने पूंछ और इस्लामाबाद अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की। जिला कुलगाम के इलाके काजीगंज में लोगों ने कस्बे में शराब की दुकानें खोलने का लाइसेंस जारी करने पर काबिज हुक्काम के खिलाफ हड़ताल किए। तरक्की और तमगों के चक्कर में जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल हिंदुस्तान की बुज़दिल फौज की पहचान बन चुका है। काबिज भारतीय फौज के जाली ऑपरेशन जनूबी एशिया के अमन को दांव पर लगा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला शाद। नाम नेहाद सेकुलर रियासत की टिड्डी दल फौज अपनी ही अवाम को चूना लगाने लगी। इंडियन आर्मी के अफसर तरक्की, तमगों और अच्छी रिपोर्ट के चक्कर में अपने ही हथियार बरामद करके मलबा आजादी पसंदों पर डालने लगे। पहले मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता है, फिर जाली ऑपरेशन में उन्हें मारकर जाती तशहीर की जाती है और इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां 4 फरवरी को CID मकबूजा कश्मीर की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को लिखा जाने वाला मरासला भी बेनकाब कर चुकी हैं। मरासले में 3 राजपूत रेजिमेंट के हाजी पीर सेक्टर, 12 जाट रेजिमेंट के उड़ी सेक्टर और लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षंत के जिला कपवाड़ा में जाली ऑपरेशन का जिक्र है। भारत 1999 से अब तक 7000 से ज्यादा कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल कर चुका है। सितम ज़रीफी देखिए कि 18 जुलाई 2020 को भारतीय फौज ने 3 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल पर ब्रिगेडियर कटोच को मुअत्तल किया, लेकिन जनवरी 2021 में उसी अफसर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया। याद रहे कि 28 नवंबर 2022 को पंचतरन में मकामी लोगों ने भारतीय फौजियों को असलहा छुपाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, BBC, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, TRT वर्ल्ड में तालमी अदारे बारहा कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल पर सवाल उठा चुके हैं। ताहम मासूम कश्मीरी इंसानी हकूक का हमा वक्त राग लापने वाली आलमी बरादरी के अमली इकदामात की ताहाल मुंतजिर हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। भारतीय रियासत मणिपुर में कशीदा सूरत हाल बरकरार है। फौज की तैनाती के बावजूद हालात काबू से बाहर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और इलाहदगी पसंदों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। 3 मई से शुरू होने वाले फसादात में अब तक 80 अफराद हलाक और 200 से जायद जख्मी हो चुके हैं। हंगामों की वजह से 40,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। इम्फाल वादी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि मोदी हुकूमत ने मणिपुर की सूरत हाल को नजरअंदाज कर रखा है। जर्मनी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों ने मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों और जलाओ घिराव की सियासत की शदीद मजम्मत करते हुए मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। तफसील बता रहे हैं शब्बीर अहमद खोखर। जर्मनी के शहर लीडाबाग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जर्मनी की मरकजी मजलिस आमा के इजलास में जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जर्मनी के कारकुनों और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव का जिम्मेदार PTI और इसकी क़यादत को करार देते हुए कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जर्मनी के सदर राना लियाकत अली ने कहा कि आज पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान का शिकार है इसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। पार्टी के चेयरमैन हाफिज अब्दुल रहमान ने कहा कि मुल्की सियासत में कुछ गैर जिम्मेदार सियासतदानों ने नई नस्ल को बहका कर तशद्दुद की राह पर डाल दिया है। हमने ये अहद की है कि इस बदतमीज़ी की सियासत को हम दफन करेंगे
पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हाफिज अब्दुल रहमान चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जर्मनी और मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सबको सदके दिल से फलाह और तरक्की के लिए काम करना होगा। मुस्लिम लीग नून जर्मनी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में जर्मनी के दूर दराज शहरों से आने वाले पुराने सियासी वर्करों को एजाजी सर्टिफिकेट देकर इनकी हौसला अफजाई के साथ पार्टी में नए शामिल वर्करों को भी खुश आमदीद कहा। इजलास में पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ पर अपने भरपूर इत्मीनान का इजहार किया गया। शबीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लीजाबाग, जर्मनी। वफाकी हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम दोबारा बहाल करने का फैसला किया है। ये प्रोग्राम पीटीआई दौर में बंद कर दिया गया था। मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम नौजवानों के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। रवां साल ज़हीन और होनहार तलबा और तालिबात में 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। मुआविन खुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान की 68% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। लैपटॉप स्कीम का मकसद मुल्क के नौजवानों को जदीद तालीम से आरास्ता करना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम से मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप को भी फ़रोग़ हासिल होगा। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 375 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,340 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 34 करोड़ 63,49,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 38 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 202 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 124 में कमी, जबकि 16 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में लाहौर के 5 अस्पतालों को बड़े टीचिंग अस्पतालों से मुंसलिक करने का उसूली फैसला किया गया। काहिलानूर, सब्जाजार, रायबंद, मनावा और बेतिया के अस्पतालों को टीचिंग अस्पताल से मुंसलिक किया जाएगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मियांवाली को नई स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी सूबे में तालीम के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेरिट को तरजीह दे रही है। स्कूल्स में 58,000 असातिज़ा और कॉलेजेस के लिए 1500 लेक्चरर्स भर्ती किए हैं। कराची में लेक्चरर्स में तकर्रुरनामे तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कॉलेजेस में मज़ीद 1600 लेक्चरर्स भर्ती किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा कि असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने लेक्चरर्स में तकर्री के लेटर्स तकसीम किए। गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान से मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा मोहतशिम इलाही ज़हीर और मोहम्मद अली जज़दानी ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवान नस्ल में मुस्बत सोच और रवैयों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। तालीमी दरसगाहों में तलबा को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराना और उनकी किरदार साजी करना अहम है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा हमारा फ़ख्र हैं। अल्लामा मोहतशिम इलाही ज़हीर ने पीटीआई की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती, आर्मी तनसीबात पर हमले और मनसूबाबंदी करने वाले अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सूबे में जल्द बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात बहाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों को 32 अरब रुपए के फंड्स जारी करेंगे। इससे पहले सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आंखों की बीमारी की तशखीस के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में गरीब बच्चे ज़ेर तालीम होते हैं। इनका मुफ्त चेकअप, अद्वियात और ऐनकें फराहम करने का मनसूबा काबिल तहसीन है। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। 34वीं नेशनल गेम्स में टेनिस के मुकाबले इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गए। विफाकी वजीर बराए बैनुस्सूबाई रब्ता एहसान मज़ारी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने फातहीन में इनामात तकसीम किए। मेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल वापडा के अकील खान के नाम रहा। खवातीन में वापडा की सारा महबूब फाते रहीं। वापडा ने टेनिस इवेंट में 5 गोल्ड मेडल।
इस शख्स ने IMF के साथ मुआहदे से इनहराफ किया। इमरान खान की मईशत के हवाले से सोच महदूद है। इमरान न्याजी ने हमेशा पाकिस्तान के दिवालिया होने की ख्वाहिश की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, 9 मई के वाक़यात में भी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, इमरान न्याजी की सोच पाकिस्तान को दिवालिया करने की है। इमरान न्याजी ने हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हवाले से ट्वीट किया है। वो कहते हैं 9 मई के वाक़यात में भी पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस शख्स ने IMF के साथ मुआहदे से इनहराफ किया। इस हवाले से मजीद तफसील जानेंगे नवीद अजहर से। नवीद अजहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो नवीद अजहर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, दिवालिया करने की ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान ने, और 9 मई को पाकिस्तान में अरबों रुपए का नुकसान किया। इस हवाले से बताइएगा क्या तफसीलात हैं वज़ीर आज़म के ट्वीट में और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान न्याजी जो हैं उनकी मईशत और इसके हवाले से जो सूझबूझ है वो काफ़ी महदूद है। उन्होंने कहा कि माशी चैलेंजेस जो हैं उनके हवाले से भी उनका खासा किरदार रहा है इसमें, और IMF के साथ मुआहदा ख़त्म करने के अलावा उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को जो है डिफ़ॉल्ट करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। इसके अलावा उनकी तरफ से जो मुल्क में जो एजिटेशन की जो सियासत है, लॉन्ग मार्च और धरने जो हैं उनके भी मनफी असरात जो हैं उन्होंने मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और उसके मईशत पर जो है वो गहरे असरात मरतब हुए। इसके अलावा पाकिस्तानी सरमायाकार भी इमरान न्याजी की तरफ से ये जो जानबूझकर ऐसे मामलात हैं गैर मुस्तहकम करने के, उसकी वजह से उनकी सरमायाकारी भी मुतासर हुई और सिर्फ 9 मई के जो वाक़यात हैं उन्होंने मईशत को अरबों का नुकसान पहुँचाया। और ये जो उनके मज़मूम अज़ाइम हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि करप्शन जो है उसके केसेस इसके अलावा हैं। जी बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका यह कहना है कि इमरान न्याजी ने IMF के साथ मुआहदे से इनहराफ किया। पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया करने की ख्वाहिश रखने वाले इमरान न्याजी ने 9 मई को पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया। जलाओ घिराव की सियासत, एजुटेशन की सियासत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उनका कहना है कि इमरान न्याजी ने हमेशा पाकिस्तान को दिवालिया होने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने IMF के मुआहदों से इनहराफ किया। इमरान न्याजी की मईशत के बारे में सूझबूझ इंतहाई महदूद है। उनका कहना है कि 9 मई के वाक़यात की वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा। इस शख्स ने IMF के साथ मुआहदे से इनहराफ किया जिसकी वजह से मईशत पर दबाव बढ़ा। इमरान न्याजी ने हमेशा ही पाकिस्तान के दिवालिया होने की ख्वाहिश की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान न्याजी ने पाकिस्तान को दिवालिया करने की ख्वाहिश रखी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे से इनहराफ किया। इमरान न्याजी ने अपने दौरे हुकूमत में सोच समझ नहीं रखते। इमरान न्याजी पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो उनकी सोच है वो बहुत महदूद है। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी जानिब गामजन करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत कोशा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट है जिसमें उनका ये कहना है कि 9 मई के वाक़यात में मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। इमरान न्याजी की सोच मईशत के हवाले से बहुत महदूद है। इमरान न्याजी ने हमेशा पाकिस्तान के दिवालिया होने की ख्वाहिश की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया है। कमान एंड स्टाफ कॉलेज में उन्होंने अफसरों से खिताब भी किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा। आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया है, क्या तफसीलात हैं? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज कोयटा छावनी का दौरा किया, जहां पर उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब किया। अपने खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने
افسروں اور جوانوں کو جو آپریشنل تیاریاں ہیں خاص طور پر روایتی اور غیر روایتی جنگ کے حوالے سے ان تیاریوں کو بھرپور انداز میں جاری رکھنے کی تلقین کی، اور کہا کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کا آج پاکستان جو ہے وہ شکار ہے، تو اس حوالے سے کاؤنٹر اسٹریٹجی کیسے بنائی جاتی، اس حوالے سے بھی آرمی چیف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان کچھ شر پسند عناصر جو کہ ایک پاکستان اور مسلح افواج کے درمیان ایک مضبوط غیر متزلزل جو رشتہ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ناکام بنائیں گے، اور یہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان یہ جو مضبوط رشتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط اور آئینی بن جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ اپنی مسلح افواج پر فخر کرتے ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے عوام کے لیے ہمیشہ قابل فخر اثاثہ ثابت ہوئی ہیں۔ مشکل کے ہر دور میں پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے عوام کی بے لوث خدمت کی ہے، اور اکراس دا بورڈ جا کے پاکستان کے عوام اور ملک کے مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن کے جو بھی مذموم عزائم ہیں ہم ان کو مکمل مربوط کاوشوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کی تعاون سے ان کو بی فٹنگ یعنی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں جو پاکستان کی داخلی جو شرپسند عناصر ہیں اور ان کا جو پاکستان کے خارجی فورسز ہیں، جو پاکستان کی مخالف فورسز ہیں، ان کے درمیان جو نیکسس ہے اس حوالے سے بھی روشنی ڈالی اپنے خطاب میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس حوالے سے مزید اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گی۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب جانیں گے موسم کی صورتحال۔ السلام علیکم، خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، شمال مغربی سندھ، شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھاول نگر میں 40 ملی میٹر، بھاولپور 36، ملتان 22، خانیوال 20 اور چکوال میں 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیالکوٹ، جہلم، اسلام آباد، راولپنڈی، دادو، لسبیلا، یوب، ہزدار، کوٹلی، راولہ کوٹ، گڑھی دوبٹہ، مظفر آباد، بالاکوٹ، پارا چنار، مالم جبہ، بنو اور مردان میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد، سوات، چترال، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، باجوڑ، وزیرستان، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جکڑ چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بکھر، میاں والی، ڈی جی خان، ملتان، سرگودا، خوشاب، بھاولپور، رحیم یار خان، لیا، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور خطہ پوٹوہار میں بھی بادل برسیں گے، جبکہ کوئٹہ، یوب، بارکھان، سبی، چمن، پشین، نوشکی، نصیر آباد، قلعہ سیف اللہ، قلات، لسبیلا اور ہزدار میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ادھر سکھر، خیرپور، گھوٹکی، لاڑکانہ، میرپور خاص، سانگڑ، تھرپارکر، عمرکوٹ، کشمور اور کراچی میں بھی آندھی چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے حافظ آباد کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی میں بھی 41، تربت 43، ملتان 33، جبکہ سرگودا میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہر، سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور 34، کراچی 36، پشاور 33 اور کوئٹہ میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ موسم کے احوال کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔